नमस्कार दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सामाजिक अध्ययन का जो PYQ है सेकेंड सेमेस्टर 2023 का। आपको पता ही पेपर 2 घंटे का होता है। मैक्सिमम जो मार्क्स हैं आपको 50 मिलते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन इसके। पहला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन कब किया? 1972, 1976, 1980, 1978। तो ये किया गया था 1976। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी ऑप्शन के साथ 1976। अगला, न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, 4 वर्ष का, 3 वर्ष का या 6 वर्ष का? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के CAG कौन है? गिरीश चंद्र त्रिपाठी, गिरीश चंद्र मुर्मू या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन गिरीश चंद्र मुर्मू। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है। यह कथन किसका है? नेहरू साहब का, अम्बेडकर साहब का, सीतारामैया का, इनमें से कोई नहीं। तो ये है नेहरू साहब का। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला, सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ? 15वीं, 12वीं, 11वीं या 13वीं सदी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 15वीं सदी। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला, सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। कौन सा सबसे अच्छा लोहा है? सिडेराइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट या हेमेटाइट? तो ये होता है आपका मैग्नेटाइट। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था अब्दुल फजल, तानसेन, रैदास या फैजी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रैदास, ऑप्शन सी। अगला, अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की? कैकुबाद, जलालुद्दीन या बलबन या इल्तुतमिश? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा जलालुद्दीन। ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे, जलालुद्दीन। अगला क्वेश्चन, जौहर प्रथा प्रचलित थी राजपूत काल, सल्तनत काल, मौर्य काल या मुगल काल? तो ये थी राजपूत काल। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला, मुद्रा का नियमन कौन करता है? सेबी, RBI, ED, IRDA? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये करती है RBI। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद या जौनपुर? तो ये स्थित है आपका लखनऊ। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला, अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है? 42, 20, 25 या 30? तो कितनी है? 30। हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला, सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? ह्वेनसांग, मार्को पोलो, इब्न बतूता, मेगास्थनीज? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ह्वेनसांग। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी, मासिनराम, मेघालय, केरला? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा?
ये हो जाएगा आपका मौसिनराम। हम चले जाएंगे पी ऑप्शन के साथ। अगला, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 5 मिनट 8 सेकंड, 6 मिनट 3 सेकंड, 4 मिनट 3 सेकंड, 8 मिनट 3 सेकंड। कितना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 8 मिनट 3 सेकंड लगभग लगता है। अब देखते हैं अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। ये एक नंबर के होते हैं, 1 नंबर के होते हैं। ठीक, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है, इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में ईस्वी में की थी। ये मूलतः तुर्की गुलाम रहे। ऐबक ने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद स्वतंत्र रूप से शासन किया और दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान बने। उन्हें लाख बख्श, लाखों का दाता की उपाधि मिली। उनका शासनकाल 1206 से 1210 तक रहा। अगला, गुप्त काल के किन्हीं 2 शासकों के नाम बताइए। गुप्त काल के 2 शासक, पहला चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। अगला, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे, जिन्होंने विजय अभियानों के लिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चट्टान कितने प्रकार की होती? 3 प्रकार की होती। पहला अग्नीय चट्टान, ज्वालामुखीय गतिविधियों से निर्मित होती है। फिर अवसादी चट्टानें, अवसादों के संचयन से बनती हैं। फिर रूपांतरित चट्टानें, मौजूदा चट्टानों के ताप और दबाव से परिवर्तित होकर ये बनती है। अगला, पृथ्वी की आकृति कैसी? पृथ्वी की आकृति जो है यह चपटी जियोड है, गोलाकार है, जो ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और विषुवत रेखा पर उभरी हुई होती है। बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट एक अग्नीय चट्टान है का उदाहरण है, जो ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से बनती है। मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है? भारतीय संविधान में वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य शामिल है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसमें जोड़े गए थे। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था, जिसने बादामी को अपनी राजधानी बनाकर वर्तमान महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? दुग्ध क्रांति के जनक जो हैं ये आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, जिन्होंने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की और भारत को विश्व का बड़ा दुग्ध उत्पादक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण वो खगोलीय घटना है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ये चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के कुछ हिस्सों में आंशिक या पूर्ण रूप से बाधित हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? मौलिक अधिकार वह अधिकार हैं जो भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आदि, जो नागरिकों के विकास स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? मृदा अपरदन वो प्रक्रिया है जिसमें जल, वायु, अन्य कारकों के कारण मिट्टी की ऊपरी परत का क्षरण होता है, जिससे भूमि की उर्वरा क्षमता कम हो जाती है और कृषि का जो उत्पादन होता है प्रभावित होता है, कृषि का उत्पादन खराब हो जाता है, घट जाता है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय विद्वान कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था, शासन प्रबंधन और सैन्य रणनीतियों की विस्तृत चर्चा की गई है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जो उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से
97 डिग्री 25 मिनट के बीच फैला हुआ है। भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन के बीच युद्ध अक्टूबर से नवंबर में 1962 में हुआ, जो मुख्यतः सीमा विवाद के कारण उत्पन्न हुआ था। जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जलवायु किसी स्थान के लंबे समय तक बने रहने वाले औसत मौसमीय दशाओं को कहा जाता है। इसमें तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, वर्षा, वायु आदि शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान में शुष्क जलवायु पाई जाती है, जबकि असम में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अब हम देख लेते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन। 2 मार्क्स के प्रत्येक क्वेश्चन होते हैं। पहला, अच्छे नागरिकों के 4 गुण बताइए। अच्छे नागरिकों के निम्नलिखित गुण है। पहला, ईमानदारी, सच्चाई और ईमानदारी से कार्य करना, जिससे समाज में विश्वास और पारदर्शिता बने। फिर कर्तव्यपरायणता, अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठा और समर्पण से करना, जिससे समाज और राष्ट्र का विकास हो सके। नियमों का पालन, संविधान और कानून का सम्मान करना और पालन करना, जिससे सामाजिक व्यवस्था और शांति बनी रहे। अगला, सहिष्णुता, विभिन्न विचारों, संस्कृति और धर्मों के प्रति सम्मान और सहनशील रहना, जिससे सामाजिक समरसता और एकता बनी रहे। वनों से होने वाले लाभ बताइए। वन हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और निम्नलिखित लाभ प्रदान करते हैं। पर्यावरणीय लाभ, वायु शुद्धिकरण, वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जिससे वायु की गुणवत्ता में सुधार होता है। जलवायु को संतुलित करना, वन वर्षा के चक्र को नियंत्रित करते हैं और जलवायु को स्थिर रखते हैं। मृदा संरक्षण, मिट्टी का संरक्षण, वनों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिससे मृदा अपरदन और भूमि कटाव को रोका जा सकता है। आर्थिक लाभ क्या क्या है? लकड़ी और अन्य उत्पाद, वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन, जड़ी बूटियाँ, रबड़, गोंद आदि प्राप्त होते हैं, जो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जैव विविधता का संरक्षण होता है इससे। प्राकृतिक आवास, वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों पौधों के लिए आवास प्रदान करते हैं, जिससे जैव विविधता संरक्षित होती है। मुद्रास्फीति से क्या आशय है? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, वो आर्थिक स्थिति है जिससे समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्यतः वृद्धि होती है, जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। इसका जो कारण है, पहला, मांग संचालित स्फीति, जब मांग आपूर्ति से अधिक होती है तो कीमत बढ़ती है। अगला, लागत संचालित स्फीति, उत्पादन लागत में वृद्धि, जैसे कच्चे माल या मजदूरों में बढ़ोतरी कीमतों में वृद्धि के कारण बनती है। अगला, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, जब बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो उसका मूल्यह्रास होता है, जिससे कीमत बढ़ती है। इसका प्रभाव देख लेते हैं। इसका प्रभाव है क्रय शक्ति में कमी, उपभोक्ताओं को खरीदने की क्षमता घटती है। अगला, ब्याज दरों में वृद्धि, बचत और निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगला, वेतन और कीमतों में असंतुलन, वेतन वृद्धि कीमतों के मुकाबले में धीमी हो सकती है, जिससे जीवन यापन कठिन हो जाता है। उदारीकरण के विषय में प्रकाश डालिए। उदारीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकारें आर्थिक नीतियों में सुधार करती हैं, व्यापार उद्योग पर लगे प्रतिबंधों को कम करती हैं और निजी क्षेत्रों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। भारत में उदारीकरण 1991 में आर्थिक सुधार, भारत में 1991 में आर्थिक संकट के दौरान उदारीकरण की नीति अपनाई गई, जिससे विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला और आर्थिक विकास की गति बढ़ी। लाभ, आर्थिक विकास, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में वृद्धि हो गई। निवेश, विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश,
में वृद्धि और तकनीकी और प्रबंध कौशल का आदान प्रदान हुआ। अगला, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई। उद्योगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने से उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार और कीमतों में कमी आई। चुनौतियाँ क्या क्या रहीं? पहला, आर्थिक असमानता, कुछ क्षेत्रों में विकास अधिक हुआ जबकि अन्य क्षेत्र पीछे रह गए। अगला, स्थानीय उद्योगों पर दबाव, विदेशी कंपनियों के आगमन से स्थानीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। अपरदन को परिभाषित कीजिए। अपरदन वो प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें जल, वायु, हिमनदों के प्रभाव से मिट्टी, चट्टानें या अन्य सतही पदार्थ धीरे धीरे क्षीण होते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इसके प्रकार कितने हैं? जल अपरदन, वर्षा, नदियों या बाढ़ के कारण मिट्टी का कटाव। अगला, वायु अपरदन, तेज हवाओं के कारण मिट्टी या रेत का उड़ना। अगला, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण का वर्णन कीजिए। महमूद गजनवी 971 से 1030। महमूद गजनी साम्राज्य का एक आक्रमणकारी था जिसने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के बीच में 17 बार आक्रमण किए। उनके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की संपत्ति को लूटना, अपने राज्य गजनवी को समृद्ध करना। प्रमुख आक्रमण कब कब किए? पहला, 1001 में हिंदू शाही राजा जयपाल को पराजित किया। 1008 में आनंदपाल को हराया। अगला, 1011 से 1015 नागरकोट और कन्नौज पर आक्रमण किया। अगला, 1025 ईस्वी प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला जिससे भारी मात्रा में संपत्ति लूटी गई। अगला, 1027 में अंतिम आक्रमण जिसके बाद वो गजनी लौट गया। महमूद गजनवी के आक्रमण ने उत्तर भारत की राजनीति स्थिरता को कमज़ोर कर दिया और यहाँ के शासकों की सैन्य शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। संविधान की विशेषताएं बताइए। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, ये तो लिखित संविधान है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लिखित और विस्तृत है। अगला, संघीय व्यवस्था, इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है। अगला, मौलिक अधिकार, नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय की गारंटी देता है। अगला, निर्देशात्मक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व निर्धारित करता है। अगला, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया लचीला है और कठोर, दोनों प्रकार की संशोधन प्रक्रियाएं सम्मिलित है। अगला, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, देश में कानून का शासन सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। बजट क्या है? बजट एक वर्षीय वित्तीय योजना है जिसमें सरकार के आय व्यय का अनुमान प्रस्तुत किया जाता है। यह दो भागों में विभाजित है। पहला, राजस्व बजट, इसमें सरकार की आमदनी, कर और गैर स्रोतों से और व्यय शामिल होता है। अगला, पूंजी बजट, इसमें लंबी अवधि की व्यय जैसे बुनियादी ढांचे, परियोजनाओं, ऋणों आदि की जानकारी दी जाती है। भारत में बजट हर साल फरवरी में संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यह आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। गुप्त काल के पतन के कारण का उल्लेख करें। गुप्त साम्राज्य के पतन 5वीं-6वीं शताब्दी में शुरू हुआ। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, हुणों का आक्रमण। पहला कारण हुणों का, मध्य एशिया से आने वाले हुणों ने गुप्त साम्राज्य को कमजोर कर दिया। अगला, आंतरिक विद्रोह, साम्राज्य में प्रांतीय शासकों की बढ़ती स्वतंत्रता के कारण केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। अगला, आर्थिक गिरावट, निरंतर युद्धों के कारण राजकोष खाली होने लगा और व्यापार कमजोर हो गया। अगला, कमजोर उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के बाद शासन उतने सक्षम नहीं थे, जो शासक थे उतने सक्षम नहीं रहे। अगला, प्रशासनिक असफलता, विशाल साम्राज्य को नियंत्रित करने में प्रशासन असफल रहा और इन सभी कारणों से 505 में के बाद गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे समाप्त हो गया। गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? गुप्त काल 319 से 550 ईस्वी को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है क्योंकि इस काल में पहला, कला और साहित्य का उत्कर्ष, कालिदास, विष्णु शर्मा, आर्यभट्ट जैसे विद्वानों का योगदान। अगला, विज्ञान और गणित में प्रगति, दशमलव प्रणाली, शून्य का आविष्कार, आर्यभट्ट और वारामिहिर जैसे वैज्ञानिक
ने काम किया। अगला, व्यापार और आर्थिक समृद्धि, भूमि और समुद्री व्यापार का विकास। अगला, धार्मिक सहिष्णुता, हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के साथ बौद्ध और जैन धर्म का भी विकास हुआ। अगला, स्थापत्य कला, अजंता और एलोरा की गुफाएं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, इन सभी कारणों से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।